नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अंदर कुमार जी। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में और जिस तरह का हादसा हुआ था, कल सुबह आपने खबर की थी, तो वहाँ मौजूद लोग जो बता रहे हैं, चश्मदीद जो हैं, वो बता रहे हैं कि मौत का आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। एक शख्स वहीं से वीडियो पे बात कर रहा था, अपने ब्लॉग में बोल रहा था 80 तो मैंने ही देखे हैं और क्या कुछ छिपाया जा रहा है, क्या इसके पीछे की कहानी है और इससे उभरे भी नहीं थे कि आज फिर आग लग गई। हालाँकि अभी तक कोई खबर ऐसी नहीं आई है और क्या इसमें भी कुछ छिपाया जा रहा है या नहीं छिपाया जा रहा है, आपके पास क्या सोर्सेज़ हैं, वो आप बताइएगा। दूसरी तरफ दिल्ली चुनाव चल रहे हैं और एक पिक्चर जो है बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। मोदी जी एक शख्स के पैर छू रहे हैं, उसका नाम है रविंदर नेगी। ये वो शख्स है जो आए दिन वीडियो वायरल करता है और हिंदू-मुसलमान अपनी तमाम वीडियोज़ में करता रहता है। मुसलमानों की दुकान पर जाकर उनसे तरह-तरह के सवाल पूछता है। बहुत सारी चीज़ें मोदी जी ने इसके 3 बार पैर छुए हैं। तो ये भी प्रत्याशी है पटपड़गंज से। तो मैं जानना चाहता हूँ इसके पीछे की भी कंट्रोवर्सी आप बताइएगा सारी। तो दोनों अपडेट जनता जानना चाहते हैं। जी सर। जो कुंभ है, आप देखिए कि 18 दिन नहीं हुए कुंभ को शुरू हुए और मोदी सरकार, योगी सरकार दोनों की लगातार पोल खुलती जा रही है। कल रात को जो भीषण भगदड़ हुई, उसकी असली सच्चाई ये है कि वहाँ 1 बार नहीं 2-3 बार जो है भगदड़ हुई और जिस भगदड़ का दृश्य दिखाया जा रहा था, लगातार लोगों को बताया जा रहा था कि एम्बुलेंस गई, वो एक भगदड़ थी। दूसरी भगदड़ दूसरी जगह की थी, एक भगदड़ रात को 1 बजे हुई, दूसरी 2 बजे हुई, तीसरी तकरीबन ढाई बजे के आस-पास हुई और पूरी की पूरी डिनायल मोड में जो है योगी सरकार है। वहाँ के जो पुलिस अधिकारियाँ हैं और मेला अधिकारी हैं, उन्होंने पहले कह दिया कोई भगदड़ नहीं हुई। दोबारा कह दिया जी सारी स्थिति जो है नियंत्रण में है। तीसरी बार कह दिया कि योगी जी को बड़ा इससे खेद पहुँचा है। वो बड़े भावुक हो गए हैं और उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया है। आप समझिए कि कुंभ में लोगों की इतनी दुर्दशा है कि कई औरतें हैं जिनके पति मर गए, जिनका सारा सामान खो गया, पति की लाश को ले आने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, वो रो रही हैं। और एक वीडियो तो ये भी है कि वो औरत कह रही है कि क्या मैं अपना जिस्म बेचूँ, किसी के साथ सोऊँ तब मुझे पैसे मिलेंगे। उन्होंने वहाँ के आईजी को, मेला प्रबंधकों को अपना दुःख दर्द बताया और उन्होंने उनका कहा कि आपकी मदद की जाएगी। मदद की नहीं। तो आप देखिए वहाँ पर जो महिलाएँ हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। आज एक महामंडलेश्वर की जो सवारी निकल रही थी, उसमें 5 श्रद्धालु कुचल गए। एक बाप-बेटा थे, वो मर गए। कुछ जब रेल में लोग आ रहे हैं, रेलवे स्टेशनों पे दुर्गति हो रही है। एक फ्लाइट जो कि अहमदाबाद से चलकर जो है, आज प्रयागराज पहुँचनी थी, पहुँचना था उसे 1 बजे, वो रात को 8 बजे पहुँचेगी। लोग हवाई जहाज में टंगे हुए हैं। हवाई जहाज के किराए जो हैं इतने ज़्यादा हो गए हैं कि उन पैसों में आप जो है लंदन और अमेरिका जा सकते हैं। 55-55 हज़ार रुपए का हवाई जहाज का टिकट का कि एक तरफ का किराया हो गया है। लोगों के सामान लूटे जा रहे हैं, लोगों के पास कुछ नहीं है, खाने की कोई जगह नहीं है। लोग जो है धूल-धक्कड़ में जो है ऐसे-ऐसे दृश्य आ रहे हैं कि मेले में जो लोग भंडारे लगा रहे हैं, उनमें पुलिस इतनी नाराज़ है भीड़ से कि वो उनके पके हुए खाने में, तैयार खाने में उठकर जो है मट्टी डाल रही है, कंकड़ डाल रही है ताकि वो खाना खराब हो जाए। लोगों का खाना खराब हो रहा है, ये पहले एक कहावत थी और ये कुंभ में जो लोग गए हैं, उनका खाना खराब जो है खुद मेला प्रशासन कर रहा है। अब आप कहेंगे कि भई ये खबरें क्यों नहीं आ रही? ये यूट्यूब चैनल है, ये जितने भी वीडियो बनाने वाले लोग हैं, जो समाचार चैनल है, वो क्यों नहीं बता रहे? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 45 पेज का एक योगी सरकार ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया था जिसमें दिशा निर्देश थे कि कैसे यूट्यूब और जो मीडिया है, वो कैसे कुंभ की रिपोर्टिंग करेगा। और उसमें हर पेज पर ये धमकी दी गई कि अगर आपने कुंभ के बारे में थोड़ी भी गलत रिपोर्टिंग की तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी। आपके घर पे बुलडोज़र चल जाएगा, आपको जेल भेज दिया जाएगा, ताकि डरे रहें लोग और सिर्फ़ योगी जी की, मोदी जी की और कुंभ मेले के जो प्रशासक हैं, उनकी प्रशंसा की जाए। 1 हफ्ते पहले आपने देखा कि किस तरह से वहाँ पर जो गीता प्रेस है, उसका जो जहाँ पर पंडाल लगा हुआ था, उसमें 180 जो पंडाल जल गए थे। आज फिर आग लग गई। मैंने तब भी कहा था 1 करोड़ से ज़्यादा जो है, वहाँ पर जो बाँटने की आरती संग्रह की किताबें थी, जिसे गौतम अडानी ने छपवाया था, वो जल गई। और मेरा शक था, आज भी मेरा शक है कि इसके पीछे जो पंडाल में आग लगाने वाले लोग हैं, तो उनमें ये एक बात की जाँच ज़रूर होनी चाहिए कि क्या ये इंश्योरेंस क्लेम का मामला तो नहीं है?
कि आग लगाओ, क्लेम पाओ। और ऐसी हालत में जो है कुंभ में जो लोग जा रहे हैं, आज के दिन वो बड़े बहादुर हैं। उनको इस बात का पुरस्कार मिलना चाहिए कि वो जो है अपनी जान पर खेलकर, अपने प्राणों को हथेली पर रखकर जो है कुंभ में जा रहे हैं और जा ही नहीं रहे। खूब धक्का-मुक्की है, खूब यानी बड़ा वहाँ पर जो अव्यवस्था है उसका हाल ये है कि हमारी एक मित्र हैं जिनका नाम है संजना शर्मा, जो कि जी न्यूज़ में लगातार उन्होंने लंबे समय तक काम किया और वो आरएसएस की बड़ी भक्त हैं। उन्होंने भी आज कहा है कि 14 घंटे फँसने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँची हूँ कि किसी को कुंभ नहीं जाना चाहिए। कुंभ की अव्यवस्था, दुर्व्यवस्था इतनी ज़्यादा है कि अगर आप देखेंगे, तो योगी सरकार ने पूरे कुंभ में जो है इस समय अभी 90,000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई है। 90,000 में से तकरीबन सारे पुलिसकर्मी मौके पे और जनता के साथ जो है अत्याचार कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, धमका रहे हैं उनके साथ और वो भी बेचारे क्या करें? लगातार आदमी 24 घंटे की ड्यूटी नहीं दे सकता। खाने-पीने का हाल जो है बेहाल है और सबसे बड़ी बात ये है कि भीड़ को नियंत्रण करने का कोई तरीका, कोई व्यवस्था मेला प्रशासन के पास नहीं है, योगी जी के पास नहीं है। योगी जी का काम है सिर्फ़ वीआईपी लोगों को लाना, उन्हें वीआईपी घाट पर उनके दर्शन कराना और उनसे वहाँ स्नान करवाना और खुद भी करना। और खुद भी करना क्या मतलब योगी जी के कपड़े उतार कर अपनी जो लंगोट बाँध कर और बाकी लोगों को कहते हैं आओ अब भगवा वस्त्रों में जो है आप यहाँ पर कुंभ का स्नान करो। कुंभ में सबसे ज़्यादा मट्टी-पलीत 2 लोगों की हुई है। एक तो साधु सन्यासियों की हुई है और दूसरी जो है आम जनता की हुई है। आप कहेंगे साधु सन्यासी की कैसे हुई? आप देखिए जो भगवा है वो पहनने का अधिकार पहले संतों को होता था, सन्यासियों को होता था। अब क्या है कि हर कोई आदमी, अमित शाह भी यानी चड्डी की जगह जो है एक भगवा तहमद लपेट कर जो है नहा रहा है। योगी जी भी अपनी लंगोट पहनकर भगवा पहन नहा रहे हैं। यानी कि भगवा का इस्तेमाल सिर्फ़ इस तरह हो गया है कि जैसे गमछे की तरह हो गया, तौलिए की तरह हो गया है, नहाने के लिए हो गया है। भगवा जो था आपको याद होगा एक फ़िल्म आई थी शाहरुख खान की, जिसमें एक हीरोइन को चड्डी पहनकर एक भगवा डांस करते हुए दिखाया गया था। तो सारे हिंदू और ये सारे सनातनी सब लोग जो है गुस्सा हो रहे थे कि हमारे भगवे का अपमान हो रहा है। चड्डी में जो है भगवा रंग नहीं होना चाहिए। अब सारे लोग जितने भी वहाँ जा रहे हैं, वो सब जो है चड्डियाँ पहनकर, कच्छे पहनकर, बनियान पहनकर, भगवा पहनकर नहा रहे हैं और आपको वहाँ ये अंतर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि साधु है या गृहस्थ है। पहले गृहस्थ अलग नज़र आते थे, साधु अलग नज़र आते थे। हाल ये है कि वहाँ पर जो शौचालय हैं, उनकी कमी हो गई है, पानी की व्यवस्था नहीं है, डिस्पोज़ल नहीं है। लोग बड़ी दुःख से बताते हैं कि हर जगह जो है अब आप देखिए स 5 करोड़ लोग अगर कल के मौनी अमावस्या के दिन कुंभ पर गए, तो उन्होंने मूत्र विसर्जन भी किया होगा, विष्ठा भी की होगी और कहाँ करेंगे? कहीं कोई जगह तो है नहीं, आदमी इसको नेचुरल कॉल जिसे प्रकृति की पुकार बोलते हैं, उसे रोक तो सकता नहीं। तो वो जहाँ मन आता है वहाँ मुँह देता है आदमी, जहाँ मन आता है वहाँ हक देता है। हर जगह जो है टट्टी पेशाब की बदबू है, उसका डिस्पोज़ल की कोई व्यवस्था नहीं है। कहीं कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आदमी आराम से अपने कपड़े बदल सके। औरतों को बड़ी दिक्कत होती है, वो चली तो जाती हैं, फिर कपड़े बदलने के लिए किसी भी घाट पर कोई व्यवस्था नहीं है। पुरुष और स्त्री दोनों एक ही साथ नहाने के लिए मजबूर हैं। आप हरिद्वार भी जाएँगे तो पता चलेगा हर की पौड़ी पर भी 2 घाट बने हुए हैं, एक घाट महिलाओं के लिए है, एक घाट पुरुषों के लिए है। लेकिन इस कुंभ में ये व्यवस्था भी खत्म हो गई है और देखिए आईपीसी में और जो भारतीय न्याय संहिता बनाई है अमित शाह ने, उसमें व्यवस्था है कि किसी भी औरत के नहाते हुए अगर आप फ़ोटो खींचते हैं, तो उसपे 3 साल की सज़ा है। आप फ़ोटोग्राफ़ी नहीं कर सकते नहाती हुई औरत की। और वहाँ पर जो है इस समय ये हो रहा है कि हर औरत की आप फ़ोटो खींच सकते हैं नहाती हुई की और हेमा मालिनी भी जाती है तो वो भी कहती है मैं 2 साधुओं के साथ नहाई, एक बाबा रामदेव थे और एक जो थे दूसरे महामंडलेश्वर थे। तो औरतों को पुरुषों के साथ नहाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो औरतों की लाज लज्जा की कोई इनको फ़िक्र नहीं है। छोटी लड़कियाँ हैं, उनके साथ भी यही बर्ताव हो रहा है। तो इन सब की निंदा जो है पुलिस को भी करनी चाहिए, हमें भी करनी चाहिए, आपको भी करनी चाहिए। लेकिन मोदी जी और योगी जी ने सिर्फ़ एक ही काम सौंप रखा है कि वहाँ पर जो है एक्स पर डाल दो कि हम बड़े दुखी हैं। वो कहते हैं जी, जो योगी जी हैं बड़े भावुक हो गए बताते हुए, कितने लोग मर गए। इतने लोगों को जो है उनका जो है हमने दाह संस्कार कर दिया है, इतने लोग जो है घायल हो गए हैं, इतने लोग बिछड़ गए हैं
ये भावुक होने की बात नहीं है, शर्म से डूब मरने की बात है। गंगा जल में अगर कोई आदमी में थोड़ी भी शर्म हो, लज्जा हो, तो उसे डूब मरना चाहिए कि मेरे रहते हुए मैं अपने देशवासियों के साथ क्या बुरा बर्ताव कर रहा हूँ। कुंभ में सरकार कहती है हमने 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और आप देखेंगे वहाँ की कोई भी व्यवस्था स्थायी नहीं है। कहीं भी जो जिस तरह बल्लियाँ बाँधी गई हैं रस्सियों से, वो टूट जाती हैं। पतली-पतली जो है प्लास्टिक की बहुत सारी चटाइयाँ लगा दी गई हैं, जिनसे कहा जा रहा है कि बाढ़ है, इसको कोई पार ना करे। लोग जो है जहाँ जी चाहता है वहाँ कूदते-फांदते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वहाँ पर जो है हर आदमी मन-मर्ज़ी का पैसा वसूल रहा है। जो थ्री व्हीलर वाले हैं वहाँ तो वो चल ही नहीं रहे। ई-रिक्शा है, ई-रिक्शा वाले 500 मीटर के कोई माँगता है ₹500 कोई माँगता है ₹1500। इसी तरह जो 3 पहियों वाला ठेला होता है, उसमें लोग बैठ के जा रहे हैं, उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। कोई भी रास्ता कभी बंद हो जाता है, कभी खुल जाता है। लोगों को 1 किलोमीटर की जो दूरी है तय करने में 15-15 घंटे लग रहे हैं। कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है, कहीं नल की व्यवस्था नहीं है, कहीं लोग जो है खा नहीं पा रहे और ऐसी हालत में हर आदमी के चेहरे पर बेबसी नज़र आती है और लोग एक-दूसरे को यही बता रहे हैं कि अगर कुंभ जाने का मौका पड़े तो बिल्कुल नहीं जाना। अब मोदी जी 5 तारीख को जाएँगे और 5 तारीख को जाकर देश की जनता को बताएँगे देखो कितनी अच्छी व्यवस्था है। और उस दिन भी आप समझिए वीआईपी दर्शन होगा। मैंने कल भी आपको बताया था कि नेहरू जी ने जब 1954 में कुंभ हुआ और मौनी अमावस्या का जो कुंभ का स्नान था वो 3 फरवरी 1954 को था। 2 फरवरी को नेहरू जी वहाँ गए थे और जब भी उन्होंने देखा कि इस तरह से लोगों को रोका जा रहा है, तो उन्होंने कहा मैं नहाऊँगा नहीं क्योंकि इससे लोगों के जो नहाने में बाधा पड़ेगी। और उसके बाद जो है अगले दिन ही मौनी अमावस्या के दिन जो शाही स्नान के लिए साधु जाते हैं, उनके जुलूस में हाथी थे और उन हाथियों में से एक हाथी जो है बिगड़ गया, वो झपट पड़ा लोगों पे, साधुओं ने और जनता के बीच में झड़प हुई, 800 लोग मारे गए। और 800 लोग मरने के बाद ये व्यवस्था की गई कि आगे से कुंभ में शाही स्नान नहीं होगा और शाही स्नान तो होगा, लेकिन उसमें कोई वीआईपी स्नान नहीं होगा। अब वीआईपी स्नान पे रोक लगा दी, लेकिन मोदी जी और योगी जी और ये राजनाथ सिंह, ये सब कहते हैं पब्लिसिटी ना हो तो फ़ायदा क्या? हर चीज़ में पब्लिसिटी होनी चाहिए। अगर राफेल में नींबू लटकाना है तो उसकी भी पब्लिसिटी होनी चाहिए। मोदी जी तो हर चीज़ में कहते हैं कि इससे गाड़ी चलनी है, तो उसकी भी झंडी दिखाने की पब्लिसिटी होनी चाहिए। हर चीज़ का उद्घाटन होना चाहिए। अगर मेट्रो 1 स्टेशन आगे बढ़ती है, तब उसका भी उद्घाटन होना चाहिए। अगर 2 किलोमीटर सड़क बनती है, तो उसका भी उद्घाटन होना चाहिए। अगर शौचालय बनता है, तो उसका भी उद्घाटन होना चाहिए। अगर शमशान बनता है, तो उसका भी उद्घाटन होना चाहिए। तो इन सारे लोगों की रुचि सिर्फ़ 2 चीज़ों में है, सेल्फी बने, रील बने और हमारी शक्ल लोगों तक आए। तो ऐसी हालत में ये कुंभ जो है सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट बन गया है। लेकिन कहते हैं कि हाथी की दाँत खाने के और दिखाने के और। तो हाथी के दाँत एक तो खाने के हैं जो खूब ड्रोन से योगी आदित्यनाथ ने दिखाया, पब्लिसिटी की, वीआईपी लोग आ रहे हैं, बड़े-बड़े पंडाल हैं, वहाँ पर ऐसी-ऐसी सड़कें बनी हुई हैं और उनकी जो पब्लिसिटी मीडिया में दिखाई जा रही है, पब्लिसिटी की जा रही है, उससे उलट वहाँ पर हालात है, सारी व्यवस्था चरमरा गई है। व्यवस्था चरमराने का मतलब ये है कि अगर कोई आदमी जाएगा तो वो सुख से, शांति से, अध्यात्म से, भक्ति भाव से गंगा जी में, प्रयागराज में, त्रिवेणी में स्नान नहीं कर सकता। और इसीलिए अब सरकार क्या कह रही है, जहाँ जगह मिले वहाँ नहा लो। आप त्रिवेणी मत जाओ। जिसको कहते हैं कि भई त्रिवेणी का मुहाना है, जहाँ गंगा और जमुना मिल रहे हैं और माना जाता है कि वहाँ पर सरस्वती भी मिल रही है, वहाँ मत जाओ। अब जहाँ जगह मिले, लोगों को कहा जा रहा है कि जो नाला पड़े उसमें नहा लो, कहीं कीचड़ है उसमें नहा लो। तो ऐसी हालत में भाई तुमने ऐसा किया क्यों था? मराठी में एक बड़ी घटिया किस्म की कहावत है, जिसे मैं अक्सर दोहराता हूँ। वो ये है कि मराठी की कहावत कहती है कि अगर पिछवाड़े में गू नहीं है, तो आदमी को सूअरों को बुलाना नहीं चाहिए। लेकिन इन्होंने ये किया है कि व्यवस्था कुछ नहीं की, पब्लिसिटी ज़्यादा कर दी कि हमसे ज़्यादा तुर्रम खान कौन नहीं है। हम जो है दुनिया के विश्व गुरु हैं, आप चले आओ। आपका हम सारा व्यवस्था करेंगे, रहने के लिए पंडाल मिलेगा, खाने के लिए बढ़िया देसी घी का माल मिलेगा, नहाने के लिए पवित्र गंगा जल मिलेगा, पीने के लिए पानी मिलेगा, वो धोने के लिए शौचालय मिलेंगे। लेकिन जो भी लोग वहाँ जा रहा है, वहाँ जाकर पता चल रहा है कि ये तो सब दिखावटी बातें थी
दूर के ढोल सुहावने थे, असली ढोल तो कीचड़, धूल धक्कड़, गंदगी और एक दूसरे के साथ जो है लोगों की धक्का मुक्की ही एक सबसे बड़ी बात है। मैंने गूगल पे डाला सर्च में कि भाई जो है एआई में कि आदमी को प्रयागराज जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। उसने कहा अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो जाना चाहिए, अगर साफ पर्यावरण आपको नहीं मिल चाहिए और आप उसमें जाना चाहते हैं तो जाना चाहिए। वहाँ पर आपको जो है धक्का-मुक्की का सामना करना पड़ेगा तो आपको जाना है तो जाना चाहिए। आपको अपने सारे जो रिस्क है, जोखिम जैसे लिख दिया जाता है ना बसों में, यात्री अपने जोखिम पर सफ़र करें। इसी तरह कुंभ पे लिख देना चाहिए, अपने जोखिम पर आएँ, अगर आप 15 किलोमीटर चल सकते हैं, अगर आपकी टाँग में जान है, अगर आपकी जेएनटी में पैसे हैं, तो आप जाइए, अन्यथा जो है हमें दोष मत दीजिए। और जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी विचलित करने वाली हैं। लोगों की हज़ारों, लाखों की तादाद में जो है चप्पलें पड़ी हुई हैं, उनको जो है बुलडोज़रों से इकट्ठा किया जा रहा है, ट्रकों में डाल-डाल के जो है भेजा जा रहा है। तो आखिर ये किनकी चप्पलें हैं, किनका सामान है, किनके कंबल हैं, ये कोई बता के राज़ी नहीं है। सरकार सिर्फ़ एक डिनायल मोड में है कि जी हमने जो है वहाँ पर कोई भी अव्यवस्था नहीं होने दी। तो मैंने जितनी बात बताई हैं, वो सारी बातें आप मान के चलो वो सच है, क्योंकि मैं जितनी भी बात कह रहा हूँ, वो सप्रमाण कह रहा हूँ। और मैंने कल भी कहा था कि ये जो कुंभ का मेला है, जो 144 साल बताया जा रहा है कि इसके बाद हो रहा है, ये सरासर झूठ है। ये लोगों को भरमाने की कोशिश है, कोई वैज्ञानिक सोच नहीं है, कोई इन्होंने जो है ज्योतिषीय गणना नहीं की है। किस आदमी ने कहा 144 साल बाद ये महाकुंभ आ रहा है? मैं आपको फिर कह सकता हूँ, ये महाकुंभ नहीं है, ये महाकुंभ नहीं है और ये महाकुंभ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो महाकुंभ है, जिसको बताया जा रहा है, ये साधारण कुंभ है। उसको जो है जिस तरह से पब्लिसिटी की जा रही है, मोदी सरकार की एक ही विशेषता है, वो अगर घर की मुर्गी अगर बच्चा अंडा दे दे, तो कहेंगे ये सोने का अंडा है। और ये मुर्गी जो है सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। चाहे वो ऐसी साधारण मुर्गी हो जो बाज़ार में और हर जगह मिलती हो। तो आप समझ सकते हैं मोदी जी जो है पब्लिसिटी के गुरु हैं। वो जानते हैं कि किसी चीज़ को कैसे बढ़ाया जाए। अब दिल्ली के चुनाव हो रहे हैं, मोदी जी कल भाषण देने गए, तो उन्होंने क्या किया जैसा आपने अभी बताया कि रविंद्र नेगी नाम का एक कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी का, जो पटपटगंज की सीट से चुनाव लड़ रहा है। पटपटगंज की सीट से पहले मनीष सिसोदिया 2 बार जीते, 3 बार जीते, इस बार वो वहाँ से नहीं लड़ रहे। उन्होंने कहा कि मैं जो है जंगपुरा से चुनाव लड़ूँगा। अब वहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने रविंद्र नेगी को उतारा है। रविंद्र नेगी तो जो हैं, वो विनोद नगर से नगर निगम के पार्षद हैं और उनकी पब्लिसिटी किस बात की है, वो छोटी-छोटी रील बनाते हैं। किसी भी ठेले वाले के पास चले जाएँगे, कहेंगे बता, अपना नाम बता, अपने इस पे लिख तू मुसलमान है। हिंदू-मुसलमान हर समय करते रहते हैं। ठेली वालों की ठेलियाँ खरीद देते हैं, फल बेचने वालों को सताते हैं। कुल मिलाकर वो छोटी-छोटी रील बनाते हैं और उनकी मोदी जी पाँव छू रहे हैं। अब मोदी जी ने पहले एक बार पाँव छुआ, फिर उन्हें यकीन नहीं आया कि भई इससे लोगों ने ध्यान जाएगा नहीं, या फिर दोबारा छुआ, फिर तिबारा छुआ। अब तिबारा उसका पाँव क्यों छुआ, ये एक बड़ा विषय है। अब आप भी सोचिए, मैं भी सोचूँगा, मैं तो खैर कल बताऊँगा कि मोदी जी ने 3 बार रविंद्र नेगी का पाँव क्यों छुआ। मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो अडवाणी जी का पाँव नहीं छूते। मोदी जी वो हैं जो मोहन भागवत का पाँव नहीं छूते। मोदी जी वो आदमी हैं जो देश की राष्ट्रपति है मुर्मू, उनका पाँव नहीं छूते। देश के उपराष्ट्रपति हैं, जिनको हमने जो है राज्यसभा का सभापति बना रखा है, उनके भी पाँव नहीं छूते। मोदी जी ने किसी के पाँव नहीं छुए, तो इस आदमी के पाँव क्यों छुए? अब आप ये सोचिए, अगर आप इसे सोच लेंगे तो मैं जो कल बताऊँगा उससे मिला लीजिएगा कि मोदी जी क्यों पाँव छू रहे हैं। अब आते हैं दिल्ली के चुनाव पर। दिल्ली के चुनाव में 1 हफ्ते से कम समय बचा है। अब केजरीवाल तो बिल्कुल बदहवास है। केजरीवाल को समझ नहीं आ रहा अगर हार गया तो मैं क्या करूँगा? अब वो जो है कांग्रेस के नेताओं से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से और कार्यकर्ताओं नहीं, कांग्रेस के वोटरों से भी अपील कर रहे हैं कि भई तुम मुझे वोट देना, हमें बीजेपी को हराना है। हमें बीजेपी को हराना है, तो ये बात जो है इसलिए उन्हें कांग्रेस के लोगों से अपील करनी पड़ रही है, क्योंकि उनको साफ नज़र आ रहा है कि इस बार उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। इस बार केजरीवाल जो है पूरी तरह से धमक से साथ नहीं, बल्कि पूरी तरह से सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, हिले हुए हैं अंदर से, क्योंकि उनको लगता है कि दिल्ली में दिल्ली की जनता उनका सारा फ़रेब, सारा फ्रॉड जान गई है।
राहुल गांधी ने आज मीटिंग की और जिस तरह से कांग्रेस के बारे में एक हफ्ते से मीडिया में ये बात फैलाई जा रही थी कि कांग्रेस ने विपक्षी वोट ना बंटे इसलिए चुप रहने का फैसला किया है। लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ लड़ रहे हैं और कांग्रेस के लोगों को खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर कांग्रेस के लोग जो है चुनाव पूरी मेहनत से लड़ते हैं और पूरे दमखम से लड़ते हैं, तो उससे जो है केजरीवाल की सीटें ज़रूर कम होंगी। कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि केजरीवाल का ये आखिरी चुनाव है। केजरीवाल की हालत भारतीय राजनीति में किसकी तरह हो जाएगी आप एक बात याद रखिए, जिस तरह की हालत जो है बीएसपी के नेता मायावती की है। मायावती से बेहतर हालत जो है आने वाले समय में केजरीवाल की नहीं होगी क्योंकि आने वाले समय में दिल्ली का आखिरी विधानसभा का चुनाव है। अगला चुनाव जो है वो लोकसभा का होगा और लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को 10 सीटें और हरियाणा की, 7 सीटें दिल्ली की और 17 सीटें पंजाब की। उनको हराने का ठेका अगर किसी के पास है तो वो अरविंद केजरीवाल के पास है। अरविंद केजरीवाल की वजह से आप इन सारी सीटों को जोड़ेंगे तो ये बन जाती हैं 34 सीटें और 34 सीटों पे कांग्रेस की जो नुकसान हुआ, अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी नहीं होती, तो कांग्रेस को इन 34 सीटों में कम से कम 25 सीटें मिलती और तब कांग्रेस 125 सीटों के साथ सबसे बड़ा विपक्षी दल बनती और मोदी जी की जो 240 सीटें आई हैं लोकसभा के चुनाव में, वो 215 रह जाती और कांग्रेस की सरकार तो शायद बनती ना बनती, लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते। तो एक तरह से केजरीवाल मोदी जी के संकट मोचन हैं और मोदी जी केजरीवाल के संकट मोचन हैं। और केजरीवाल का आपको नारा भी याद होगा 2013 के चुनाव में, 2014 के चुनाव में केजरीवाल ने एक ही नारा दिया था, केंद्र में नरेंद्र मोदी, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल। कि केंद्र में जो है मोदी जी को जीतना चाहिए और दिल्ली में किसको जीतना चाहिए, वो केजरीवाल को जीतना चाहिए। तो इसका मतलब साफ है कि केजरीवाल और नरेंद्र मोदी अंदर से एक ही स्कूल के लोग हैं, एक ही कक्षे में, बोथ आर सेम अंडरवियर फ्रेंड्स और लोगों को ये याद रखनी चाहिए। केजरीवाल को सबक इसलिए भी सिखाना चाहिए क्योंकि इसकी पार्टी के पास सिर्फ झूठ बोलने के अलावा, फर्जी-गाड़ा करने के अलावा, मुसलमानों के वोट लेने के लिए टोपी पहन लेना, दलितों के वोट लेने के लिए झाड़ू का सिंबल रख लेना, लेकिन ना दलितों का भला किया, ना मुसलमानों का भला किया, ना व्यापारियों का भला किया। एक तरह से ये सरकार जो है उतनी ही बड़ी पाखंडी और भ्रष्ट सरकार है, जितनी भ्रष्ट और पाखंडी सरकार नरेंद्र मोदी की है। तो दिल्ली की जनता को चाहिए, मेरा ये कहना है कि वो इन दोनों पाखंडियों को सबक सिखाएँ और इनको इनकी औकात बताएँ। जनता ही लोकतंत्र में असली शासक होती है। जनता ही तय कर सकती है कि उसे आने वाला भविष्य क्या चाहिए। केजरीवाल अगर जीतते हैं, तो विपक्ष की राजनीति का पूरा का पूरा बंटा-ढार हो जाएगा और अगर नरेंद्र मोदी की सरकार आती है, तो आप देखिए नरेंद्र मोदी 11 साल में हिंदुस्तान को कहाँ ले आए हैं? बिल्कुल पतन के गर्त में ले आए हैं। अभी कल जो है एक लोकसभा का सेशन शुरू होगा, पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा। उसके बाद परसों जो है इकोनॉमिक सर्वे आएगा और 1 फरवरी को बजट आएगा। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ इकोनॉमिक सर्वे में रोज़ी पिक्चर दिखाई जाएगी। लेकिन एक बात याद रखिए, केंद्र सरकार पर जो लोन है, कर्ज है, वो 225 लाख करोड़ का है और केंद्र सरकार को 12 लाख करोड़ रुपए अपने बजट में हर साल ब्याज में देने पड़ते हैं और ब्याज ना देने की हालत में होने की वजह से केंद्र सरकार फिर 30-40 लाख करोड़ का कर्ज ले लेती है। कुछ पैसा जो है ब्याज चुकाने में खर्च कर देगी, कुछ जो है अडानी, अंबानी और जो 22 बड़े घराने हैं, उनको बाँट देगी। जनता के हाथ में कर्ज के अलावा यानी समझिए कि गरीबी के अलावा, बेकारी के अलावा कुछ नहीं आएगा और एक तरह का झूठा एक आपको दृश्य दिखाया जाएगा। अब जो इस साल का बजट था, वो 48 लाख करोड़ का था। उसमें सरकार के पास जो रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है, जो कर्ज इकट्ठा हुआ है, वो 10 लाख करोड़ कम है और 10 लाख करोड़ कम होने का मतलब ये है कि आज की हमारी सरकार का दिवाला निकला हुआ है, लेकिन चूँकि सरकार का दिवाला नहीं निकल सकता, नहीं तो एनसीएलटी में केस डलना चाहिए था कि मोदी सरकार घाटे में चल रही है, इनका बजट फेल हो गया है और इसलिए इसको लिक्विडेट कर देना चाहिए, इसे किसी और दूसरी कंपनी के पास बेच देना चाहिए। एनसीएलटी को ये बात सुननी चाहिए थी, सर लेगा
और रविंद्र कुमार या प्रशांत भूषण या कोई और दूसरा व्यक्ति इस बात की रेट लगा देगा। तो इन्होंने उस पे रोक लगा रखी है कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, चाहे उनका दिवाला निकल जाए, उनके ऊपर जो है एनसीएलटी में मुकदमा नहीं चल सकता। इसीलिए सरकार अपने बचने की सारी जुगत बिड़ा रही है। लेकिन एक तरह से आप इस बात को लिख लीजिए कि कुंभ का पूरा गुब्बारा फट गया है। कुंभ में वहाँ कुंभ जो है, कुंभी पाक हो गया है। कुंभी पाक का मतलब आप समझ सकते हैं, हमारे यहाँ नर्क होता है, कुंभी पाक नर्क होता है। वो हम लोग इस समय अपने प्रयागराज में देख रहे हैं और सरकार का बजट जो है पूरी तरह से लिफाफेबाजी होगा और अरविंद केजरीवाल और जो भारतीय जनता पार्टी है, दोनों को दिल्ली के चुनाव में दिल्ली की जनता शिकस्त देगी, ये मेरा मानना है। और कल का दिन जो है, जब राष्ट्रपति का भाषण होगा, आप पढ़ेंगे तो उसमें बड़ी-बड़ी जुमलेबाजी ज़रूर होगी, लेकिन उसमें अकल की और बुद्धि की और भविष्य की कोई ऐसी पिक्चर नहीं होगी जिससे हम देखकर खुश हो सकें। बहुत-बहुत शुक्रिया सर तमाम अपडेट्स के लिए। और आप लोगों का काम है इस वीडियो को, ये इसमें कई सारे आपको अपडेट मिल गए होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी रणधीर जी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शुक्रिया सर।